नमस्कार, मैं आशा रानी सुंडी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, टाटा कॉलेज, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 2 कोर 3 इकाई 2 के अंतर्गत भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग भारतेंदु युग के बारे में जानेंगे। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी साहित्य के लिए नवीन जागरण के संदेश वाहक के रूप में हुआ था, जिसका समय लगभग 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। वस्तुतः इतिहास का कोई भी काल सहसा समाप्त नहीं हो जाता और प्रायः अगले 1-2 दशक तक उसकी रचना प्रवृत्तियाँ किसी न किसी रूप में व्यक्त होती रहती हैं। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा का हम बात करें तो भक्ति काव्य, श्रृंगार काव्य और रीति काव्य के रूप में विभाजित किया जा सकता है और इसकी भाषा ब्रज भाषा थी। भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। अतः रीतिकालीन श्रृंगारिकता, रसिकता, रीति निरूपण, प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण आदि प्रवृत्तियों का महत्व क्रमशः कम होता गया। भारतेंदु युग में जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचनाओं पर बल दिया गया। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रचार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे। साथ ही आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार यद्यपि जनता से संपर्क और प्रशासकीय आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा था, पर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर भी प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका। मुद्रण यंत्र के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण में योग दिया। चलिए हम लोग देखते हैं भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय भावना। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास का स्मरण ही नहीं दिलाया, बल्कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र के हित की बात की। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत राधाचरण गोस्वामी कृत हमारो उत्तम भारत देश, प्रेमघन की धन्य भूमि, भारत सब रत्ननी की उपजावनी जैसी रचनाएं इसके उदाहरण हैं। इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। एक तरफ जहां कवियों ने हिंदुस्तान का गुणगान किया, वहीं दूसरी तरफ जजिया कर ना लगाने वाले अंग्रेज प्रशासन की प्रशस्ति भी की। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरी विशेषता की ओर। दूसरी विशेषता है सामाजिक सचेतनता। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता है कि कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा ना कर जनता की समस्याओं की निरूपण की ओर पहली बार
व्यापक रूप से ध्यान दिया। इस युग में नारी शिक्षा, विधवा की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर कविताएं रची गई। साथ ही कवियों ने सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाकर रूढ़ियों का डटकर विरोध किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर भी बल दिया। तो आगे हम लोग देखते हैं उसकी तीसरी विशेषता की ओर। उसकी तीसरी विशेषता है भक्ति भावना। जहाँ इस युग के कवियों ने सांप्रदायिक संकीर्णता से ऊपर उठकर धार्मिक सहिष्णुता एवं समन्वय भावना का परिचय दिया, वहाँ जन जन के मन में देश प्रेम की भावना भरने में सफलता हासिल की। कुछ कवियों ने राम और कृष्ण के लीलाओं को दोहराया। इस तरह भारतेंदु युगीन कविताओं में ईश्वर भक्ति के साथ साथ देशभक्ति को मिलाकर अभिव्यक्ति की गई। ईश्वर भक्ति और देशभक्ति के ऐसे अनूठे उदाहरण इससे पहले कभी देखने में नहीं आया था। चौथी विशेषता है श्रृंगार वर्णन। भारतेंदुकालीन कवियों ने एक ओर कृष्ण काव्य परंपरा में से माधुर्य भक्ति परक श्रृंगार वर्णन किया, तो दूसरी ओर रीतिकालीन सौंदर्य वर्णन, नायिका भेद, नखशिख आदि से भी प्रभावित हुए। अगला हम लोग देखेंगे पांचवा, प्रकृति वर्णन। प्रसंगवश प्रकृति वर्णन करना कवि का मात्र ध्येय है। इस युग के कवियों में वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन अधिक हुआ है। ज़्यादातर प्रणय वर्णन में आलंबन और उद्दीपन के रूप में प्रकृति वर्णन किया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं ऋतु सौंदर्य के स्थान पर कवियों ने नायक नायिकाओं की मनोदशाओं का वर्णन में अधिक रुचि ली है। आगे छठवां हम लोग देखते हैं हास्य व्यंग्यात्मक शैली। भारतेंदु युग की रचनाओं की एक और विशेषता है उनकी हास्य व्यंग्यात्मक शैली। एक तरफ अधिक से अधिक पाठकों को आकृष्ट कर अपना संदेश उन तक पहुंचाना उनका उद्देश्य है, तो दूसरी तरफ सामाजिक और अंग्रेजों के प्रशासनिक विसंगतियों पर हास्य व्यंग के माध्यम से वार करना उनका लक्ष्य रहा है। सातवां है रीति परंपरा का प्रभाव। भारतेंदु युगीन काव्य में रीतिकालीन काव्य परंपरा के अनुकरण पर अनेक कविताएं रची गई। नायिका भेद तथा नखशिख से संबद्ध अलंकृत कविताओं का सृजन अनेक कवियों ने किया। संयोग चित्रण में षट ऋतु और वियोग चित्रण में 12 मासा की पुरानी पद्धति को अपनाकर रचनाएं की गई। भारतेंदु मंडल के कवियों में प्राचीन और नवीन दोनों का सम्मिश्रण हुआ। आगे आठवां कवि गोष्ठी और समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग के रचनाकार जिस प्रकार देश के अन्य संकट के प्रति सजग थे, उसी तरह से कविता पर आए हुए संकट से भी वे परिचित थे। इसलिए उन्होंने तत्कालीन परिस्थिति में कवि गोष्ठियों की स्थापना की। कवि गोष्ठियों में नियमित रूप से कवियों द्वारा समस्या पूर्ति की प्रतियोगिता कराई जाती थी। समस्या पूर्ति का वैशिष्ट्य कवियों की सूझबूझ, उक्ति, वैचित्र्य और आशु कवित्व में होता था। तत्कालीन कवि समाज में समस्या पूर्ति के लिए वाहवाही प्राप्त करना गौरव की बात समझा जाता था। समस्या पूर्ति
प्रकाश, समस्या पूर्ति प्रदीप और समस्या प्रकाश आदि इस समय के अत्यंत लोकप्रिय समस्या पूर्ति ग्रंथ हैं। अगला 9वां है काव्य रूप। इस युग में अधिकांशतः मुक्तक काव्यों का सृजन हुआ। परंपरागत छंदों में रोला, पद, कवित, सवैया, दोहा आदि प्रयुक्त हुए हैं। बाद में भारतेंदु की प्रेरणा से नए छंदों का प्रयोग होने लगा। इन नए छंदों में कजली, लावणी, मुकरी, खेमता, होली, कबीर, झांसी आदि लोक काव्य रूपों को ग्रहण किया गया। उर्दू काव्य शैलियों में गजल, कसीदा, शेर को भी हिंदी काव्य रचना में स्वीकार किया गया। 10वां है काव्य भाषा। भारतेंदु युग में कविता की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा ही रही है। लोक प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करके इस युग के कवियों ने भाषा की सौंदर्य में वृद्धि की। श्रृंगारिक तथा रीतिबद्ध कविताओं में जहाँ परिनिष्ठ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, वहीं व्यंग्यात्मक तथा विचारवादी कविताओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया। श्रृंगारी कविताओं में संस्कृत की तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है और प्रचारवादी कविताओं में अरबी और अंग्रेजी शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। कहीं कहीं उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का भी प्रयोग परिलक्षित होता है। आगे है खड़ी बोली एवं गद्य का विकास। भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली गद्य के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। खड़ी बोली की साहित्यिक प्रतिष्ठा का प्रमुख कारण व्यावसायिक और राजनीतिक था। खड़ी बोली के विकास में मुसलमानों का भी योगदान रहा। वास्तव में खड़ी बोली का उदय सांप्रदायिक सद्भावना का भाषा के रूप में हुआ। ईसाई धर्म प्रचारकों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं ने भी खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। आरंभिक खड़ी बोली के बहुचर्चित लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा भोज का सपना, भूगोल, मूलकता, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, शकुंतला, मेघदूत आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला हम लोग देखेंगे पत्रकारिता। भारतेंदु युगीन पत्रकारिता का जहाँ तक प्रश्न है, इस युग में नवीन चेतना के संवाहक के रूप में पत्र पत्रिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस युग के अधिकांश साहित्यकार पत्रकार भी थे। वैसे तो भारतेंदु युग से पहले ही पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो चुका था, लेकिन हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु का प्रवेश क्रांतिकारी के रूप में माना जाता है। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कवि वचन सुधा का संपादन किया। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन तथा सफलता इतना अधिक प्रेरणादायक थी कि हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन जोरदार सिलसिले में शुरू हो गया। इस युग में विविध विषयों में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरह निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में पाश्चात्य शिक्षा तथा साहित्य के प्रभाव से साहित्य की समीक्षा की शुरुआत हुई। कवियों के प्रति पूज्य भाव कम हुआ और कविता के गुण दोष का विवेचन खुलकर किया जाने लगा। अतः कुल मिलाकर भारतेंदु युग में न केवल विविध विधाओं का आरंभ हुआ, बल्कि
गद्य पुष्ट और विकसित भी हुआ। पद्य की तुलना में गद्य का माध्यम वैचारिक क्रांति के संवहन में अधिक सक्षम रहा। भारतेंदु युग में आधुनिकता का द्वार गद्य के द्वारा ही उद्घाटित होता है। तो मुझे लगता है कि आप भारतेंदु युग एवं उसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों से अवगत हो चुके हैं। ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, क्योंकि इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।